अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ। आर्टिकल 2.2 चैप्टर नंबर 2 यूज़र इंटरेक्शन। टॉपिक का नाम है ऑपरेटर्स। आज के टॉपिक को रीड आउट करने से पहले मैं आपको जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बारे में एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। हमने स्टूडेंट्स सबसे पहले आउटपुट फंक्शंस लाइक प्रिंट एफ के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने इनपुट फंक्शन पढ़े जिसके अंदर स्कैन एफ और गेट सी एच का फंक्शन था। उसके बाद हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो कि सेमीकोलन है उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को भी देखा जिसमें हमने डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लाइक इंटीजर, डेसिमल, फ्लोट एंड करैक्टर ये हमने पढ़े। फिर हमने मूव किया टुवर्ड्स आवर न्यू आर्टिकल दैट वाज नेम्ड एज डिफाइन एंड एस्केप सीक्वेंस। हमने एस्केप सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी। उसके अंदर स्टूडेंट्स हमने एस्केप सीक्वेंस जो कि प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स भी आपको दिखाई गई थी उसके अंदर हमने न्यू लाइन और टैब के जो एस्केप सीक्वेंस थे हमने उनके बारे में पढ़ा। आज हम स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं अपने नए आर्टिकल की तरफ और उसका नाम है ऑपरेटर्स। तो आइए मूव करते हैं, पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, द नेम कंप्यूटर सजेस्ट्स दैट कंप्यूटेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स। यानी कंप्यूटर नेम जो है स्टूडेंट्स ये ज़्यादा और बेसिक जो इसका ताल्लुक है वो कंप्यूटेशन से है और ये सबसे अहम मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसका? कंप्यूटर्स का। यानी कंप्यूटर्स बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले कर रहे हैं वो कंप्यूटेशन में कर रहे हैं। वी नीड टू परफॉर्म कंप्यूटेशंस ऑन डाटा। हमें स्टूडेंट्स ज़रूरत किस बात की होती है कि हम उस डाटा पर कंप्यूटेशंस करें, हिसाब किताब करें, उस पर अपने लाहे अमल को ऐसे हम उसको बयान करें कि हमारे डाटा के ऊपर अगर भी कोई हम काम करना चाहते हैं तो इजीली उसको कर सकें। किसके थ्रू? थ्रू प्रोग्रामिंग के थ्रू हम अपने डाटा के ऊपर कंप्यूटेशंस कर सकें। We have a lot of mathematical functions to perform calculations on data। हमारे पास बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो कि यूज़ किस लिए होते हैं कि हम अपने डाटा के ऊपर कैलकुलेशंस कर सकें। We can also perform mathematical operations in our programs। हम स्टूडेंट्स अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। सी लैंग्वेज जो है स्टूडेंट जो हम इस बुक में पढ़ रहे हैं ऑफर्स न्यूमरस ऑपरेटर्स, हमें कुछ ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है। किस लिए? टू मैनिपुलेट एंड प्रोसेस डाटा, ताकि हम उस डाटा को प्रोसेस कर सकें, उस डाटा को मैनिपुलेट कर सकें, मतलब अपने लिहाज से, अपने अंदाजे से, अपने मुताबिक उसको
फिक्स कर सकें। अब हमारे पास जो ऑपरेटर्स की टाइप है वो यहाँ पर नीचे मेंशन की गई है। हम इनको एक एक करके रीड आउट करेंगे। सबसे पहले है स्टूडेंट असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और लास्ट में रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो स्टूडेंट्स कंप्यूटेशन के लिए हमारे पास ये 4 ऑपरेटर्स आते हैं जिनको हम सी लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले है असाइनमेंट ऑपरेटर, सेकंड नंबर पर है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, थर्ड नंबर पर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है उसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स, और फोर्थ वन पर रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो आइए हम अब इसको डिटेल से वन बाय वन रीड आउट करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि आपको नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा, ये असाइन करने के लिए कोई ऐसा ऑपरेटर होता है कि आपने कोई चीज़ किसी को असाइन करनी हो, देनी हो। असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। बेसिक चीज़, सिंपल, याद करने में भी आसान कि किस लिए यूज़ होता है कि आपने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है, तब आप असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर असाइन अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू एन अदर वेरिएबल, यानी आपने एक वेरिएबल से वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन करनी हो, या फिर असाइन अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, आप किसका यूज़ करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसके लिए जो साइन यूज़ होता है वो इक्वल साइन यूज होता है, इज यूज्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी। यानी सी लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हम इक्वल साइन का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रही है कि एक हमने वेरिएबल लिया जिसका नाम है सम और उसकी डाटा टाइप है इंट। हमने एक वैल्यू असाइन की, उसका नाम है 5। तो आप ये देख रहे हैं कि वैल्यू 5 इज असाइंड टू अ वेरिएबल नेम्ड सम, यानी जो 5 जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो वेरिएबल जिसका नाम सम है उसको असाइन की गई है। किसकी मदद से? एक असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू के साइन के साथ इसको असाइन की गई है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस लाइन ऑफ कोड, जब हम इस लाइन ऑफ कोड को चलाएंगे तो वैल्यू जो 5 है वो वेरिएबल सम में चली जाएगी। तो मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है कि आप किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो आप इक्वल टू का साइन यूज करते हुए असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल है। लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल। हमने फिर एक वेरिएबल लिया, उसका नाम सम है और उसकी डाटा टाइप इंट। हमने इसके अंदर वैल्यू साइन करनी है इस वेरिएबल में 6। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स कि एक और वेरिएबल लिया है जिसका नाम var, यानी वेरिएबल की शॉर्ट फॉर्म कर दी है var के नाम से रख लिया और उसकी भी डाटा टाइप इंट ही रखी है। अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल जो फर्स्ट लाइन में लिया था सम, उसकी वैल्यू हम दूसरे वेरिएबल में लेकर आ रहे हैं। जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा था कि या तो आप कोई वैल्यू असाइन कर दें किसी वेरिएबल को, या आप कोई वेरिएबल जो है उसको किसी और वेरिएबल के साथ असाइन कर दें। फर्स्ट वैल्यू 6 इज असाइंड टू अ वेरिएबल सम। पहले क्या होगा, इस लाइन में आपकी जो वैल्यू 6 है वो वेरिएबल सम में असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन, इन द नेक्स्ट लाइन द वैल्यू ऑफ सम, यानी जो सम के अंदर जो वैल्यू है वो इस वक्त कौन सी है? वो इस वक्त 6 है। वो वैल्यू इज असाइंड टू अ वेरिएबल var, वो दूसरे वेरिएबल यानी इसमें वो असाइन हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ लग गई होगी कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उससे हम दो काम करते हैं एट अ टाइम, या आप उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। फर्स्ट ये कि आप अपनी कोई वैल्यू कोई वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं तो वो आप इजीली असाइन
कर सकते हैं। सेकंड वन ये है कि आप अगर कोई वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो गई है तो उस वेरिएबल को किसी और वेरिएबल के साथ असाइन करना चाहते हैं तो आपकी वो वैल्यू भी असाइन हो जाएगी। आपके सामने एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल एक और दी हुई है, इसको भी रीड आउट करते हैं। हमने अपने मेन फंक्शन की बॉडी में जब प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लिए गए हैं। हमारा प्रोग्राम है कि हमने स्वैप्स करनी है वैल्यूज़। 2 इंटीजर वेरिएबल्स हैं हमारे पास और उनकी वैल्यूज़ हमने स्वैप करनी है। हम यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लेते हैं और 2 वेरिएबल जो हैं a और b, इनकी डाटा टाइप इंट है। एक वेरिएबल हमने टेम्प के नाम से लिया क्योंकि इसके अंदर भी जो वैल्यू जाएगी, जो सेव होगी, वो भी इंटीजर टाइप ही होगी। नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने जो वेरिएबल a में जो वैल्यू गई थी वो थी 2। वेरिएबल a के अंदर जब वैल्यू असाइन हुई वो 2 हुई तो इस वक्त आपके सामने यानी वेरिएबल a में वैल्यू क्या है, 2। नेक्स्ट लाइन में हमने टेम्प के वेरिएबल में किसको इक्वल कर लिया, a वेरिएबल को, यानी हमारे पास इस वक्त इस लाइन में जो a के अंदर वैल्यू है वो किसको चली जाएगी, टेम्प के नाम के वेरिएबल को। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर a इज इक्वल टू ले लिया b, यानी a किसके बराबर हो गया है, b के बराबर। और नेक्स्ट लाइन में हमने फिर b को किसके बराबर ले लिया है, टेम्प के, यानी जो टेम्प का वेरिएबल था वो वहाँ पर चला गया। यानी यहाँ पर इस वक्त वैल्यू हमारे पास a की थी 2, वो चली गई टेम्प में। b के अंदर जो वैल्यू थी 3, यहाँ पर b की वैल्यू जो 3 थी वो इस वक्त b की वैल्यू नहीं रही, वो किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, वो 2। और b के अंदर जो वैल्यू थी वो यहाँ पर a के अंदर वैल्यू b की आई तो वो b की वैल्यू थी 3। b के अंदर जो वैल्यू थी हम उसको फिर ले रहे हैं टेम्प को, यानी टेम्प के अंदर वैल्यू आ गई a की, a वेरिएबल की, और हमने फिर उसको स्वैप कर दिया b वेरिएबल के साथ। तो इसका मतलब इस वक्त b में वैल्यू आ गई है 2। तो यहाँ पर हम प्रिंट एफ का आउटपुट फंक्शन यूज कर रहे हैं और वहाँ पर लिखते हैं वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैपिंग। तो स्टूडेंट ये आपको नज़र आ रहा है परसेंटेज डी, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जब भी हमने किसी भी वेरिएबल की कोई वैल्यू स्क्रीन पर दिखानी होती है तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। और जब आपको याद होगा कि इंटीजर टाइप अगर वेरिएबल है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमने एक एस्केप सीक्वेंस लाइन का यूज़ किया है कि ये नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद यहाँ पर हमने उस वेरिएबल की वैल्यू जो कि हमने शो करवानी है उसको यहाँ पर कॉल किया है। इसी तरह बी के लिए भी यही लिखा। तो यहाँ पर अपना प्रोग्राम एंड किया तो आप देखेंगे कि जब स्वैपिंग होगी तो ए में जो वैल्यू हमने 2 साइन की थी वो इस लास्ट लाइन की वजह से बी के अंदर चली गई, तो बी की वैल्यू होगी हमारे पास 2 और ए की वैल्यू इस लाइन की वजह से यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो इस तरह हम एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ स्वैप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं हम। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एग्जाम्पल से हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि ये किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर जो साइन इस्तेमाल होता है वो इक्वल का साइन इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये कौन से होते हैं? Arithmetic operators are used to perform arithmetic operations. Arithmetic operations यानी हमने कोई भी जमा प्लस करना हो, प्रोडक्ट लेनी हो, मल्टीप्लाई करना हो या माइनस करना हो, सब्ट्रैक्शन करनी हो, डिवीजन करनी हो, तो इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। Arithmetic operators are used to perform arithmetic operations on data. ये नीचे आपके सामने टेबल मेंशन किया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑपरेटर
जिसका नाम है डिवीजन ऑपरेटर। इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, ये क्या करता है। इट इज़ यूज्ड टू डिवाइड द वैल्यू ऑन लेफ्ट साइड बाय द वैल्यू ऑन राइट साइड। यानी आपके प्रोग्राम में जो वैल्यू लेफ्ट साइड पर लिखी होगी उसको क्या कह रहा है, डिवाइड द वैल्यू ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड वैल्यू को डिवाइड करेगा किससे, बाय द वैल्यू ऑन राइट साइड। नेक्स्ट ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ये किस लिए होता है, ये टू वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑपरेटर। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये टू वैल्यूज को ऐड करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। इट इज यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑन राइट साइड फ्रॉम द वैल्यू ऑन लेफ्ट साइड। यानी राइट साइड वैल्यू को लेफ्ट साइड वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देगा। लास्ट में हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो है मॉड्यूलस ऑपरेटर, और उसका साइन एक परसेंटेज का होता है। इट गिव्स रिमाइंडर वैल्यू, इट गिव्स रिमाइंडर वैल्यू आफ्टर डिवाइडिंग द लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट ऑपरेंड। जब हम लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो रिमाइंडर वैल्यू देगा। तो आइए अब हम इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को वन बाय वन डिटेल से पढ़ते हैं। पहले नंबर पर स्टूडेंट आपके सामने इस वक्त नजर आ रहा है पहला ऑपरेटर डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर जिसका साइन ये होता है, डिवाइड्स यानी फॉरवर्ड स्लैश की तरह इसका साइन है, डिवाइड्स द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि डिवीजन ऑपरेटर कैसे काम करता है, किसको किससे डिवाइड करता है। तो आपने ये बात याद रखनी है, डिवाइड्स द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। अब यहाँ पर आप देखें कि एक एग्जाम्पल से हमें दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि एक हमने वेरिएबल लिया, उसका नाम रिजल्ट, उसकी डाटा टाइप फ्लोट। आपको याद होगा कि हम फ्लोट डाटा टाइप उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई डाटा पॉइंट्स में आ रहा हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये राइट साइड वाला क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। लेफ्ट ऑपरेंड में हमारे पास इस वक्त 3 है, राइट ऑपरेंड में हमारे पास 2 है, तो 3 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। उसके बाद वो कह रहा है आफ्टर दिस स्टेटमेंट द वेरिएबल रिजल्ट कंटेन्स द वैल्यू 1.5। अब इस वैल्यू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने जो वेरिएबल जिसका नाम रिजल्ट था उसका नाम फ्लोट क्यों रखा, क्योंकि हमारा आंसर पॉइंट्स में आ रहा है। तो इस वजह से हमने एक फ्लोटिंग टाइप जो डाटा टाइप थी उसका इस्तेमाल किया। आगे एक इम्पोर्टेंट नोट हमें बता रहे हैं, इफ़ बोथ द ऑपरेंड्स आर ऑफ टाइप इंट। अगर हमारे स्टूडेंट दोनों ऑपरेंड जो हैं वो इंटीजर टाइप के हों, देन रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज आल्सो टाइप इंट। तो फिर उनका जो रिजल्ट होगा डिवीजन का वो भी इंटीजर टाइप ही होगा। लेकिन रिमाइंडर के बारे में, रिमाइंडर इज ट्रंकेटेड टू गिव द इंटीजर आंसर। जो रिमाइंडर होता है उसको वो उसकी वैल्यू पॉइंट के बाद उसको ख़त्म कर देता है। कंसीडर द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड, यानी 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हमने जैसे यहाँ पर इस जगह पर हमने जो ऑपरेंड्स लिए थे वो हमने फ्लोटिंग टाइप लिए थे 3.0 एंड 2.0। यहाँ पर हमने दोनों ऑपरेंड क्या ले लिए हैं, हमने इंटीजर टाइप ले ली हैं। अब इसका जो रिजल्ट है, एज बोथ वैल्यूज आर ऑफ टाइप इंट, दोनों वैल्यूज 3 भी और 2 भी इंटीजर टाइप हैं, सो आंसर इज आल्सो एन इंटीजर, जो कि क्या होगा 1। हमें आंसर भी 1 ही शो होगा। When this value 1 is assigned to the variable result of type float, यानी जब ये वाला आंसर आपका असाइन होगा इस रिजल्ट के वेरिएबल को जिसकी टाइप है फ्लोट डाटा टाइप है, then this one is converted to फ्लोट। फिर ये जो आंसर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में ही कन्वर्ट होगा, और वैल्यू हमें क्या नजर आएगी 1.0 इज स्टोर्ड इन वेरिएबल रिजल्ट। क्योंकि हमने यहाँ पर जो डाटा टाइप रखी है उस वैल्यू उस डाटा टाइप की वजह से हमारा इंटीजर टाइप भी जब स्टोर होगी वैल्यू वो फ्लोटिंग पॉइंट में ही शो
होगी और सेव होगी। If we want to get the precise answer, then one of the operands must be of floating टाइप। अगर स्टूडेंट्स आपको पूरा प्रिसाइज करेक्ट आंसर चाहिए तो एक ऑपरेंड को मस्ट बी किस में होना चाहिए, फ्लोटिंग टाइप में। जैसे यहाँ पर पहला लेफ्ट ऑपरेंड जो है वो फ्लोटिंग टाइप में ही रखा गया है, सेकंड वाले को नहीं रखा गया। तो अब इसका आंसर देखिए कि पूरा जो प्रिसाइज आंसर बनता है, जो करेक्ट आंसर बनता है, वो हमें शो हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक समझ आ गई होगी कि ऑपरेंड्स को यूज़ कैसे करना है, ऑपरेंड्स के जो वेरिएबल हैं वो नाम कैसे रखने हैं और उनकी डाटा टाइप किस तरह इस्तेमाल करनी है अगर हमने डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। क्योंकि हम जब रिजल्ट लेना चाहेंगे तो हमें प्रिसाइज आंसर की ज़रूरत होगी। आपके सामने एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल है, उसमें वो बता रहा है दिस प्रोग्राम टेक्स एज इनपुट द प्राइस ऑफ अ बॉक्स ऑफ ए चॉकलेट्स। यानी एक चॉकलेट का बॉक्स है, उसकी जो प्राइस है, उसकी जो कीमत है, वो इनपुट के तौर पर यूज़र से लेता है। एंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन द बॉक्स, और उस बॉक्स में चॉकलेट्स कितनी हैं, उनकी तादाद कितनी है, वो भी इनपुट के तौर पर लेता है। फिर प्रोग्राम क्या करेगा, प्रोग्राम फाइंड्स एंड डिस्प्लेज, पहले फाइंड करेगा और फिर दिखाएगा क्या, द प्राइस ऑफ वन चॉकलेट। हमने इनपुट के तौर पर ये कीमत देनी है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में चॉकलेट्स हैं। पहले तो हम ये इनपुट करेंगे कि उस बॉक्स की प्राइस क्या है, फिर हम ये इनपुट करेंगे कि उस बॉक्स में चॉकलेट्स की तादाद कितनी है। प्रोग्राम फाइंड आउट करेगा, कैलकुलेशंस करेगा और फिर हमें ये दिखाएगा कि एक चॉकलेट की कीमत क्या है। तो देखिए हमने तीन वेरिएबल्स यहाँ पर आपके सामने लिए हैं और उनकी डाटा टाइप फ्लोट रखी है। फर्स्ट वन है बॉक्स प्राइस, क्योंकि ये पॉइंट्स में भी हो सकती है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड यूनिट प्राइस। ये तीन वेरिएबल्स लिए। हमने आउटपुट फंक्शन करवाया यूज़र से लेने के लिए, प्लीज़ एंटर द प्राइस ऑफ होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। यानी आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ जो नज़र आएगा वो ये आएगा कि काइंडली जो चॉकलेट्स के बॉक्स की प्राइस है वो एंटर कीजिए। तो इनपुट जब यूज़र से लेते हैं तो आपको याद होगा हमने स्कैन एफ का फंक्शन पढ़ा था। अब यहाँ पर स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ हुआ और उसके लिए हमने जब एक प्राइस एंटर करनी है, हो सकता है वो फ्लोटिंग पॉइंट में हो, तो हम उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ का इस्तेमाल करते हैं। और परसेंटेज एफ का यहाँ पर जब फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ हुआ, कोमा लगाने के बाद हमने बॉक्स प्राइस के वेरिएबल को जब कॉल किया तो हम उसके साथ एंड का सिंबल लगाते हैं। जब भी हम स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं, जब भी हमने वेरिएबल की वैल्यू इनपुट के तौर पर लेनी हो, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ जब भी आप वेरिएबल को लिखते हैं तो आप एंड का निशान लगाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में हमने आउटपुट दिखाई यूज़र को, जिसके अंदर वो पूछ रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन द बॉक्स, तो आप ये बताएंगे। उसके लिए आप देखें नंबर ऑफ चॉकलेट्स, और उसके लिए भी आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ यूज़ किया है और नंबर ऑफ चॉकलेट्स का वेरिएबल। देन यूनिट प्राइस फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है, यूनिट प्राइस यहाँ पर आप देखें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ, इज इक्वल टू बॉक्स प्राइस, के बॉक्स की प्राइस क्या है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चॉकलेट्स। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स की प्राइस है 30 रुपीज़ और उसके अंदर चॉकलेट्स जो हैं वो 5 हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि जब ये कैलकुलेशन होगा तो 5 6 आर 30, तो यहाँ पर एक चॉकलेट की कीमत 6 आ जाएगी। प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हुए जब यहाँ पर कैलकुलेशंस हो गई, फाइंड आउट होगी, अब डिस्प्ले कर रहा है द प्राइस ऑफ सिंगल चॉकलेट इज, अब परसेंटेज एफ, क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्राइस के नाम से जो थर्ड वेरिएबल यूज़ हुआ है उसको यूज़ करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ इसकी कीमत शो कराएंगे। परसेंटेज एफ का हमने यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर अब हम इसको शो करा रहे हैं। जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो हम वेरिएबल के साथ एंड का सिंबल यूज़ करते हैं, और जब हमने प्राइस शो करवानी हो या कोई भी वैल्यू शो करानी हो तो हम सिंपल वेरिएबल का नाम लिखते हैं।
तो आप देखिए जब आउटपुट इसकी शो हुई तो प्लीज़ एंटर, पहला है प्लीज़ एंटर द प्राइस ऑफ होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, आपको ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ आया, ये यूज़र ने इनपुट किया 150। सेकंड उसको फिर आउटपुट शो नज़र आई, प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन द बॉक्स, फिर उसने एंटर किया 50 चॉकलेट्स। तो यहाँ पर आप देखें कैलकुलेशंस होने के बाद ये स्क्रीन पर फिर लिखा हुआ आया द प्राइस ऑफ अ सिंगल चॉकलेट इज़, अब यहाँ पर उसने कैलकुलेशन करने के बाद यूनिट प्राइस का जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू लिख दी। मुझे उम्मीद है कि अब आपको अच्छी तरह इस बात की समझ आ गई होगी कि डिवीजन ऑपरेटर का किस तरह यूज़ होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। तो मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सेकंड नंबर पर है मल्टीप्लिकेशन। नाम से ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होगा ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, जिसको हम स्टैरिक के नाम से साइन से दिखाते हैं, इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर। आपने ये एमसीक्यू के लिहाज से इसको याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक बाइनरी ऑपरेटर है विच परफॉर्म्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो आप मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल में दिखाया है कि एक वेरिएबल लिया, उसकी डाटा टाइप इंट है, दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट द वेरिएबल मल्टीप्लाई कंटेन्स वैल्यू 25। जब ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे स्टूडेंट्स तो आपके इस वेरिएबल में वैल्यू कौन सी सेव हो जाएगी, 25। इसी तरह आपको मज़ीद समझाने के लिए नीचे एक और एग्जांपल दिखाई गई है जिसमें लेंथ, विड्थ और एरिया, यानी आपने एरिया फाइंड करना है किसका, रेक्टेंगल का, और आप उसके लिए लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक चीज़ नोट आउट कर रहे होंगे जो हमने अपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि जब भी हम मल्टीपल लाइंस कमेंट देते हैं तो उसके लिए जो साइन यूज़ होता है वो फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक के साइन से स्टार्ट होता है और स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश के निशान के साथ उसको एंड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कमेंट है वो 1 लाइन, 2 लाइन एंड 3 लाइन पर है, तो हमने इसके लिए यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल किया है। तो स्टूडेंट 3 वेरिएबल्स लिए और उनकी डाटा टाइप फ्लोट है। हमने फिर उसी तरह कि हमने आउटपुट दिखानी है कि प्लीज़ एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, काइंडली आप लेंथ लिखें, लेंथ बताएं, यूज़र को ये स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आएगा। यूज़र जब इनपुट करेगा स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ किया, उसके लिए परसेंटेज एफ जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है फ्लोट के लिए, और लेंथ यहाँ पर हम लिख देंगे। इसी तरह दोबारा वो विड्थ के बारे में पूछेगा, हम वही इनपुट यूज़ करते हुए विड्थ एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर एरिया के लिए रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम स्क्रीन पर शो कराएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, जब फॉर्मेट परसेंटेज एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा, यहाँ पर एरिया की जो वैल्यू होगी वो इसको असाइन होगी यहाँ पर, और फिर आपके सामने वैल्यू लिखी हुई आपको नज़र आ जाएगी। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, जिसका निशान आपके सामने यहाँ पर मेंशन है। क्या करता है ये, सब्ट्रैक्ट करता है राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड, यानी आपके जो राइट ऑपरेंड को होगा, जैसे ये राइट साइड वाला है, इसको सब्ट्रैक्ट करेगा इस लेफ्ट ऑपरेंड जो कि यहाँ पर 20 लिखा गया है। इसके लिए भी वही है कि हम वैल्यू असाइन करते हैं, पहले उसकी डाटा टाइप, फिर वेरिएबल, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्शन वैल्यू 5 इज असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो कि परसेंटेज का साइन यूज करता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर्स क्या करता है, परफॉर्म डिवीजन। अब आपको आ रहा होगा कि डिवीजन ऑपरेटर तो हमने पहले भी पढ़ा है, उसमें और इसमें क्या है, तो इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट ऑपरेंड एंड
returns the remainder। स्टूडेंट ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, वो हमें आंसर बताता था, ये हमें रिमाइंडर के बारे में बताएगा, वैल्यू आफ्टर डिवीजन। मॉडुलस ऑपरेटर वर्क्स ऑन इंटीजर डाटा टाइप, वो फ्लोट टाइप में भी यूज़ कर सकते थे डिवीजन ऑपरेटर, जैसे आपने एग्जांपल देखी है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि वहाँ पर एग्जांपल थी कि हमने 3 को डिवाइड किया था 2 से, 2 1 ज़ार 2, तो यहाँ पर हम क्या करते थे, पॉइंट लगता था और फिर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू, प्रिसाइज वैल्यू 5 आ जाती थी, क्योंकि 2 5 ज़ार 10। तो यहाँ पर डिवीजन ऑपरेटर क्या करता था, हमें ये आंसर बताता था, जबकि मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो हमें क्या बताएगा, यहाँ पर रिमाइंडर बताएगा। दूसरी चीज़ ये कि ये सिर्फ कौन सी डाटा टाइप में यूज़ होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप में यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर है कि हमने एक डाटा टाइप ली इंटीजर, वेरिएबल का नाम है रिमेनिंग, 2 वैल्यूज़ ली, एक 14 और एक 3। हमने इनका मोड लिया, यानी कि ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है ये मॉड्यूलस ऑपरेटर का निशान है। व्हेन वी डिवाइड 14 बाय 3 वी गेट अ रिमाइंडर ऑफ 2, यानी आपने जब 14 को डिवाइड किया 3 से, तो फिर आपके पास 3 4 12, आपके पास रिमाइंडर क्या आया स्टूडेंट, 2 रिमाइंडर। सो द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल रिमेनिंग, जो इसके अंदर वेरिएबल में जिसका नाम रिमेनिंग है, जो वैल्यू असाइन होगी, स्टोर होगी, वो स्टूडेंट 2 होगी। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर का काम है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने हमारा मेन टॉपिक जो था वो ऑपरेटर्स था, उसके अंदर हमने सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े, फिर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमने सबसे पहले डिवीजन ऑपरेटर पढ़ा, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को रीड आउट किया, एडिशन ऑपरेटर का काम देखा, फिर हमने सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, और फिर हमने मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में स्टडी किया। मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।